मगध राज का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिप्रच राजगिरी थी और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हिर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई और बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उनका जो फेमस जो राजवैद्य था वो जीवक था जिसको बुद्ध की सेवा के लिए भेजा गया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से उसने विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से विवाह किया। मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी उन्होंने विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वो 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उनका उपनाम कुनिक था जो कि जैन धर्म का शुरू से ही अनुयायी था। अजातशत्रु ने फिर 32 वर्षों तक शासन मगध पे किया है और अजातशत्रु को सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था जिसके बल पे उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल यानी कि आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक यानी कि गुलेल केटापल्ट जैसे 2 गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया था। फिर 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और जैन धर्म का अनुयायी था। हिर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और नागदशक को उसके आमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में मार दिया था और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। फिर उसने पाटलिपुत्र से राजधानी हटा के वैशाली लेते आया लेकिन उसके पुत्र कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले गया। अंतिम राजा जो था उसका नंदीवर्मन था। महापद्मनंद की बात की जाए तो अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के बढ़ने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। फिर इसके बाद सिकंदर का भी नाम आता है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप था। वो 359 ईस्वी में फिलिप मकदूनिया का राजा बना लेकिन इसकी हत्या 30 वर्ष बाद 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का जो गुरु थे वो अरस्तु थे और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है या फिर झेलम विस्तृता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विपाशा, यूनानी नाम हाईफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था वो बहुकेफला था और इसलिए उसके नाम पर बहुकेफला नामक नगर झेलम नदी के किनारे बसाया गया। मौर्य साम्राज्य तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रिकोटस कहा है जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। वो अंग हैं स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, तंड, सेना और मित्र। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से उसका विवाह करके काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है और उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र के बारे में कि 570 बुर्ज था, 64 द्वार थे, 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट दिया था और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। इसे अमित्रघात कहते हैं यानी कि शत्रु का विनाशक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र कुषाण ने करी थी।
वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारीसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में टाइमिकस नामक राजदूत भेजा था। इसी ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और बिंदुसार ने पहले सुसीम को और फिर अशोक को भेजा था। तो एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी थी। बौद्ध विद्वान जो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक की बात कर ली जाए तो इसका जन्म जो हुआ था 269 ईस्वी में, वो मगध की राजगद्दी पर बैठा। माता का नाम शुभद्रांगी दिव्यावदन के अनुसार। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य प्रांत की बात कर ले, उत्तर पथ राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जयिनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक में कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार जो मूर्ति शिल्प है, उसमें शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यू अशोक राजा उल्लिखित है और कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। और फिर यहाँ देख लेते हैं कि भावरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा है। और देवनाम पियदसी भी अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में कलिंग पर अटैक कर दिया था और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। फिर यहाँ पर लेते हैं कि शिलालेख जो शाहबाजगरी है वो पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा जो है वो हजारा पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। धौली और चौगर उड़ीसा में है। एरगुडी आंध्र प्रदेश में है। राजूल मंडगिरी भी आंध्र प्रदेश में है। शोपरा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा ये भी मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। भवरू वेरठ राजस्थान में है। मस्की, गोपी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटिंग, रामेश्वरम, कनगनहल्ली और पलाकी गंडू ये कर्नाटक राज्य में मौजूद है। अहरौरा यानी कि उत्तर प्रदेश में ये मौजूद है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष नीलागिरी सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की उसने यात्रा करी थी। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म की अनुयायी करता है। और रुमनी दई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्धत्व में अशोक की आस्था का स्पष्ट परिणाम देते हैं। अशोक के मुख्य शिलालेख और उसमें वर्णित विषय, पहला में है कि पशु बलि की निंदा किया गया है। दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था पर फोकस किया गया है। तीसरा में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश देता है कि हर 5वें वर्ष वो देखरेख करे या धार्मिक नियम जो भी है उसको देखे। चौथा में है कि इसमें भीरी घोष की जगह थम घोष की घोषणा की गई है। और 5वां में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 6वें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां तथा 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन से बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। फिर 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को कहा था। अशोक ने आजीविकों को बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया जिनका नाम कर्ज, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। और अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने को कहा गया था। फिर आते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित जो तीर्थ है यानी कि अधिकारी है उसका नाम। मंत्री प्रधानमंत्री के लिए, पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र होता था। फिर इसके बाद द्वारिक राजकीय राज रक्षक द्वार रक्षक होता था।
अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा के अध्यक्ष होते थे। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखाना का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महीन तथा पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था और अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही कराया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग होता है। अफगानिस्तान में जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि में है और खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान में मिलता है। शेष भारत में ब्राह्मी और प्राकृत लिपि मिलती है और खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरे टी फ्लेंथर ने किया था। इसकी संख्या टोटल 14 है। पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेस ने को मिला था और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। फिर दिल्ली का टोपरा है जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली में लाया गया था। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लेते आया गया था। दिल्ली मेरठ ये पहले मेरठ में स्थित था। स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली में लेते आया गया। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। दूसरा है कि लौरिया और अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा है और अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वो है रुम्मीदेई और इसी में लुम्बनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा के 1/8 भाग कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर्म बलि को माफ कर दिया गया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और अशोक सारेकुना कंधार अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें के सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था या फिर महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 होती थी। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता था। प्रांतों की संख्या टोटल 5 थी। प्रांतों को चक्र कहते थे और प्रांतों के प्रशासक जो होते थे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था गोप था जो कि 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था जो 6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम समिति जो थी उसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति थी विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति थी जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति थी व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ था बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिस नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से पूरे भारत को रौंद दिया था। प्लिनी ने भी यही बात कहा था, इतना ही फौज था, बस उसने कहा कि 30,000 घुड़सवार था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व नायक करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखाव 5 सदस्यीय तथा 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासक में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमंत्य के अधीन था।
अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पड़ोस कहा गया है। एक ही स्थान पर रह के कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। सैन्य समिति और उसके कार्य। प्रथम जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठ रथ सेना की देखरेख। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय जो थी, न्यायाधीशों को रजुक कहा जाता था और सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त करी थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोक राम विहार जो है वो पाटलिपुत्र पटना में है। ब्राह्मण साम्राज्य की बात की जाए तो वो शुंग और कण्व राजवंश में बटा हुआ था। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, उनकी राजधानी विदिशा थी। इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर है उसको पुष्यमित्र शुंग ने ही पराजित किया था और इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और इसके लिए उन्होंने पतंजलि को नियुक्त किया था। बरहूत स्तूप का निर्माण भी इन्होंने कराया और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थी। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया था और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना करी और कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। तो सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन राजवंश की स्थापना करी। और सातवाहन जो है आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित करी थी। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में मौजूद है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, विशिष्टिपुत्र, पुलुमामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी था और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था। सातवाहन शासकों के समय जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो थे हाल और गुणाढ्य। हाल ने कथा सप्तशती और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना करी थी। सातवाहन ने तांबे, चांदी, शीशे सर्वाधिक और पोटीन और कांसे की मुद्रा चलाया। वो जो शीशा था रोम से मंगाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी और ये सारा जो उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें एक अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दे दिया था ब्राह्मण को। सातवाहनों की राजकीय भाषी प्रकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी और सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे में बस नाम के आधार पे, लेकिन सातवाहन राजकुल जो है प्रतितंत्रात्मक था क्योंकि सिंहासन पुत्र को मिलता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है गौलमीकी को सौंपा था, जो सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता व एडोरा की गुफाओं, अमरावती कला का विकास और सातकर्णी तथा अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित थर्नीकोट सातवाहन युग में थाने कटक के नाम से विख्यात था और इस काल में कुछ समय तक ये सातवाहनों की राजधानी रही थी और ये व्यापार का बड़ा केंद्र था। सातवाहन राज ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम किया है। चेदी राजवंश जो कि कलिंग का है। चेदी राजवंश जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का नींव रखा। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है वहाँ से मिलता है। चेदी राजवंश का खारवेल जो है इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, इसलिए उन्होंने जैन मुनियों के लिए एक उदयगिरी की पहाड़ियों में एक गुफा बनाया था। अब पढ़ने वाले हैं भारत के यमन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण था। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, लेकिन एंटिओकस सेकेंड के समय सब अधिकतर राज्य स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया का विद्रोह जो था डियोडोटस प्रथम ने किया था और बैक्टीरिया पे डियोडोटस प्रथम के साथ साथ डियोडोटस सेकेंड,
यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआलकीडस और हर्मिक्स ने शासन किया। भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था इसने 190 ईस्वी पूर्व में अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पे अधिकार कर लिया था और सकाल को अपनी राजधानी बनाई, जो बाद में सियालकोट के नाम से फेमस हुआ, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की संगति ली थी और मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए उत्तर की पुस्तिका के रूप में एक संग्रहित है, जिसको कहते हैं मिलिंद पन्हु अर्थात मिलिंद प्रश्न कह सकते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन राजाओं के हैं, और हिंद यूनानी ही पहले हुए जिन्होंने सोने के सिक्के को जारी करवाया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में इसे गंधार कला के रूप में इसका उत्तम विकास हुआ है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन कराया था और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों का देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। शक, तो यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी और हर एक शाखा में राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया गया। और प्रथम शक राजा जो थे वो मऊ थे और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करा था और 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और जिसकी संख्या भारतीय इतिहासकार के अनुसार 14 तक पहुंच गई। लेकिन सबसे जो विख्यात विक्रमादित्य थे वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से इन्होंने चांदी के सिक्के जारी कराए और शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पे रहा। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित है, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, इसलिए उन्होंने गिरनार अभिलेख में संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है, वो उनका रचयिता थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई तथा पल्लव की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध जो पार्थियाई राजा थे वो थे गोंडी फर्नियर्स। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। कुषाण की बात कर ली जाए तो पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची तथा तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, उन्हीं में से एक कुल का नाम था कुषाण। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फीसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों का द्वितीय राजधानी था मथुरा। और कनिष्क 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और एक संवत चलाया, जिसको शक संवत कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो भी कनिष्क काल में कुंडल वन यानी कि कश्मीर में हुआ था और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल जो थे पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए हैं। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया है। कनिष्क का राजवैद्य जो चरक था आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार जो हैं वसुमित्र हैं, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की भी रचना की थी। वसुमित्र हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन हो गया, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार कला के लिए तक्षशिला सबसे फेमस है और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे।
कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था और रेशम मार्ग का आरंभ भी कनिष्क ने करवाया था। मथुरा जो है साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था।